नमस्कार भाइयों और बहनों। मैं एडवोकेट प्रशांत साहू आज फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो आज हम जो चर्चा करने वाले हैं वह है मध्य प्रदेश सिविल जज की जो परीक्षा आयोजित होनी है, केवल उसी संदर्भ में। जैसा कि मैंने कल आप लोगों से बोला था कि हो सकता है मध्य प्रदेश सिविल जज की तैयारी के लिए मैं जितना भी आप लोगों को गाइड कर पाऊँ या मुझे जितना सीखने मिले उससे उतनी मैं कोशिश करूँगा। तो आज मैं सिर्फ जो हमारे MPCJ प्री के जो सब्जेक्ट हैं 12 सब्जेक्ट जो हैं केवल उन्हीं पे डिस्कस करेंगे और उन्हें भी संक्षिप्त में देखेंगे आज। उसके बाद हम लोग सब्जेक्ट वाइज पूरा कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग आज चर्चा करते हैं कि मध्य प्रदेश सिविल जज प्री में जो 12 सब्जेक्ट हैं उन्हें कब लागू किया गया, उससे कितने भागों में विभाजित किया गया तथा उसमें कितने सेक्शन या फिर कॉन्स्टिट्यूशन है तो कितने अनुच्छेद हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं भारतीय संविधान की। तो भारत का संविधान इसे 22 भागों में विभाजित किया गया है तथा इसमें 395 अनुच्छेद हैं और इसमें अनुसूची, इसमें 12 अनुसूची भी हैं। तो सिर्फ 3 चीज़ें 22 भागों में विभाजित किया गया है, 395 आर्टिकल हैं और इसमें 12 अनुसूचियाँ भी हैं। इसके बाद बात करते हैं हम लोग कि भाई भारत का संविधान कब लागू किया गया। तो इसमें 2 डेट आपको याद रखनी है। एक तो 26 नवंबर 1949, इस दिन सिर्फ 15 अनुच्छेदों को ही लागू किया गया था और बाकी पूरा संविधान 26 जनवरी 1950 को ही लागू किया गया है। तो वह 2 डेट आपको याद रखनी है। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू किया गया है। इसके बाद बात करते हैं हम लोग IPC की, इंडियन पिनल कोड, भारतीय दंड संहिता 1860। भारतीय दंड संहिता यह मेजर सब्जेक्ट है जिसमें कि यदि किसी व्यक्ति द्वारा कोई अपराध किया जा रहा है तो उसे किस दंड से दंडित किया जाएगा या कितनी पनिशमेंट दी जाएगी, उसके बारे में IPC बताती है कि यदि किसी व्यक्ति द्वारा कोई अपराध किया जा रहा है तो वह कितने साल की सज़ा भुगतेगा या कितना उस पर जुर्माना लगेगा। यह तमाम चीज़ें जो हैं यह IPC भारतीय दंड संहिता में बताई गई हैं। भारतीय दंड संहिता में हमें याद रखना है कि इसे 23 अध्यायों में विभाजित किया गया है और इसमें टोटल जो सेक्शन है वह 511 सेक्शन है। 23 अध्याय और 511 सेक्शन। और इसके बाद बात करते हैं हम लोग कि भारतीय दंड संहिता कब लागू की गई या कब परिवर्तन किया गया इसका। तो 1 जनवरी 1862, 1 जनवरी 1862 याद रखना डेट। यह है भारतीय दंड संहिता 1860। इसके बाद बात करते हैं हम लोग दंड प्रक्रिया संहिता 1973। यह क्या है, एक प्रोसीजरल लॉ कि यदि किसी व्यक्ति द्वारा कोई अपराध किया गया है और उसकी FIR हो गई है तब न्यायालय में या कोर्ट में किस प्रक्रिया को फॉलो किया जाएगा, उससे संबंधित समस्त जानकारी दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में बताई गई है। अब हम लोग बात करते हैं कि इसमें कितने अध्याय हैं। तो इसे 37 अध्याय में विभाजित किया गया है और धाराएं 484 धाराएं इसमें हैं और 2 अनुसूची भी हैं। तो सबसे पहले 37 चैप्टर, इसके बाद 484 सेक्शन और 2 अनुसूची। इसके बाद हम लोग बात करते हैं परिवर्तन की। तो क्रिमिनल मीन्स अपराधी, तो अपराधी से याद रखना आप लोग अप्रैल, मतलब 1 अप्रैल 1974 को इसको लागू किया गया था या परिवर्तन में आई थी दंड प्रक्रिया संहिता। इसके बाद बात करते हैं हम लोग भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के। तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम और भारतीय संविदा अधिनियम दोनों 1872 हैं और दोनों 1 सितंबर 1872 को ही लागू की गई थी। तो यह बिल्कुल अच्छे से याद रखना है, दोनों 1 सितंबर 1872 भारतीय साक्ष्य अधिनियम और भारतीय संविदा अधिनियम। थोड़ा सा अंतर है दोनों में सेक्शन में, मतलब एक थोड़ा ज़्यादा सेक्शन है, एक में कम सेक्शन है। तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम को 11 अध्यायों में तथा 167 सेक्शन में विभाजित किया गया है। मतलब टोटल 11 चैप्टर हैं इसमें और 167 सेक्शन हैं
और परिवर्तन आपको याद हो गया है कि 1 सितंबर 1872 को इसको लागू किया गया। उसके बाद हम लोग बात करते हैं भारतीय संविदा अधिनियम। तो भारतीय संविदा अधिनियम 1872, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, यह है परिवर्तन। इसका अगर हम लोग देखें तो 1 सितंबर 1872, तथा चैप्टर देखो इसमें बराबर ही हैं। अध्याय 11 मतलब चैप्टर इसमें 11 ही है। धाराएं जो है वो 238 238 सेक्शन है इसमें, और एक अनुसूची भी है। तो इन दोनों में ज़्यादा हम लोगों को कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद बात करते हैं हम लोग सिविल प्रक्रिया संहिता 1908, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। तो इसमें सिविल से संबंधित जो अधिकारों का हनन होता है या सिविल से संबंधित जो भी मैटर रहते हैं, जो भी वाद विवाद रहते हैं, वह सब सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के अंतर्गत आते हैं। इसे 11 भाग में तथा अनुसूची 1 के अंतर्गत 51 आदेश में विभाजित किया गया है। तो 11 चैप्टर भाग हो गए हैं, और इसके बाद अनुसूची 1 में कितने 51 आदेश हैं। इसमें सेक्शन नहीं है, इसमें आदेश पढ़ना पड़ेगा हमें। और इसका भी अगर हम लोग देखें एनफोर्समेंट या परिवर्तन, तो 1 जनवरी 1909, 1908 वो है, लेकिन 1 जनवरी 1909 को इसको लागू किया गया था। इसके बाद बात करते हैं हम लोग संपत्ति अंतरण अधिनियम, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882। ये काफ़ी पुराना है, आईपीसी के बाद ये है अपना संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882। इसे 8 अध्याय में तथा धाराएं इसमें 137 और अनुसूची 1, 8 चैप्टर 137 सेक्शन और अनुसूची 1 में विभाजित किया गया है। परिवर्तन की यदि हम लोग बात करें तो 1 जुलाई 1882 को इसको लागू किया गया था। इसके बाद बात करते हैं हम लोग MPLRC या मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959। तो MPLRC 2 अक्टूबर 1959, जैसा कि 2 अक्टूबर आने वाला है, आप लोग याद रख सकते हैं इसको। अध्याय 19 और धाराएं 264 और अनुसूची 3। तो इसमें 19 चैप्टर और सेक्शन हम लोग देखेंगे 264 और अनुसूची 3 में विभाजित किया गया है। इसके बाद बात करते हैं हम लोग मध्य प्रदेश स्थान नियंत्रण अधिनियम 1961 एवं नियम 1966। तो इसमें 1961 ही हमें याद रखना है। MP एकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट 1961। इससे 7 अध्याय में और 61 धाराओं में 7 चैप्टर और 61 सेक्शन और 2 अनुसूची में विभाजित किया गया है। और यदि हम लोग इसका एनफोर्समेंट देखें या परिवर्तन देखें तो 30 दिसंबर 1961 को इसको लागू किया गया था। इसके बाद बात करते हैं हम लोग SRA विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम या स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963। तो इसको भी आप लोगों को याद रखना है। 3 भागों में विभाजित किया गया है तथा इसमें 8 अध्याय हैं। भाग 3 और 8 चैप्टर और धाराएं 44 धाराओं में विभाजित किया गया है। परिवर्तन की हम लोग बात करें तो यह 1 मार्च 1964। इसके बाद बात करते हैं हम लोग NIA पर क्राम लिखित अधिनियम 1881, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। इसे 17 अध्याय में और 147 धाराओं में तथा अनुसूची 2 मतलब फर्स्ट और सेकंड में विभाजित किया गया है। तो टोटल चैप्टर कितने 17 सेक्शन है 147 147 और अनुसूची फर्स्ट और सेकंड। परिवर्तन की हम लोग बात करें तो NIA और SRA 1 मार्च दोनों की डेट, और उसमें 1964 था और इसमें 1882 क्योंकि एक्ट 1881 का है। तो 1 मार्च 1882 को इसको लागू किया गया। इसके बाद बात करते हैं हम लोग परिसीमा अधिनियम या लिमिटेशन एक्ट 1963। तो इससे यह सबसे माइनर एक्ट है, सबसे छोटा एक्ट है। इसे 5 भागों में तथा धाराएं इसमें 32 हैं। जो 32 है वो रिपील कर दी गई है, निरसन हो गया है उसका। तो 31 सेक्शन ही हम लोग पढ़ते हैं। तो भाग 5 और धाराएं 31। इसके परिवर्तन की भी हम लोग बात करें तो 1 जनवरी 1964। अब हमें 12 सब्जेक्ट पूरे याद होने चाहिए और इनकी डेट याद रखनी चाहिए। तो जैसा कि मैंने एक शॉर्ट फार्मूला बनाया है जिसकी लिंक मैं आप लोगों को इस वीडियो में दे दूंगा। हमें सबसे पहले याद रखना है LIC। L मीन्स लिमिटेशन, I मीन्स IPC और C मीन्स CPC
और सी मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन, CRPC नहीं रखेंगे, CR है क्योंकि CPC हो जाएगा। तो ये 4 सब्जेक्ट जो हैं इसको याद रखना है। इनका बर्थडे है कब? जनवरी में। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन कब आया था? 26 जनवरी 1950। उसके बाद आ जाओ लिमिटेशन, 1 जनवरी 1963। ठीक है। उसके बाद IPC 1 जनवरी 1862, सभी जनवरी हैं। इसके बाद एक अपना कौन सा रह गया है? CPC। तो CPC कब है? 1 जनवरी 1909। तो 4 सब्जेक्ट आपको याद रखने हैं, यह है जनवरी में। उसके बाद 2 सब्जेक्ट हमारे जो हैं NISR, निसार याद रखो आप, NIASR दोनों मार्च में इनका एनफोर्समेंट हुआ था। तो 1 मार्च एक का 1963 SR और 1 मार्च 1882 अपना हो जाएगा NIA। तो यह दोनों आप ऐसे याद रख सकते हैं। इसके बाद अप्रैल, मंथ वाइज हम लोग याद रखेंगे। मार्च के बाद अप्रैल, अप्रैल में आप लोग याद रखो अप्रैल अपराधी, तो CRPC मतलब क्रिमिनल प्रोसीजरल लॉ जो हमारा है वो है अप्रैल, याद रखना है 1 अप्रैल। इसके बाद हम लोग बात कराएंगे जुलाई की, क्योंकि एक डेट हमें जुलाई की भी मिली है 1 जुलाई। तो संपत्ति, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी जो एक्ट है TPA, संपत्ति याद रखो इसको आप कि संपत्ति जो है वो हमें जुलाई में ख़रीदनी है। तो TPA हमारा 1 जुलाई हो गया। इसके बाद मैंने एक पहले बताया आपको साक्ष्य अधिनियम और संविदा अधिनियम, दोनों कब के हैं? सितंबर, 1 सितंबर 1872। तो संविदा साक्ष्य कब है? यह हमारे सितंबर में। इसके बाद अक्टूबर में केवल एक है MPLRC, मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता। यह हम लोग याद रखेंगे किस में? अक्टूबर में, 2 अक्टूबर। और 30 दिसंबर को MP एकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट। तो ऐसे करके हम लोग याद रख सकते हैं सिंपली इसको कि भाई बर्थडे के हिसाब से हम लोग याद रखेंगे। जनवरी में 4 लोगों का बर्थडे है, इसके बाद मार्च में 2 लोगों का बर्थडे है, अप्रैल में सिर्फ CRPC 1 का बर्थडे है, जुलाई में भी सिर्फ 1 का TPA 1 का बर्थडे है, सितंबर में 2 लोगों का बर्थडे है, अक्टूबर में 1 का बर्थडे है। अक्टूबर में किसका है? यह हम लोग देखेंगे MPLRC राजस्व विभाग वालों का। ठीक है। और 30 दिसंबर इसमें MP एकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट। तो ऐसे करके हम लोग अभी संक्षिप्त में सिर्फ है कि 12 सब्जेक्ट कब लागू किए गए, और यह कन्फर्म है कि इसमें से 1 से 2 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। तो यह आप लोग नोट्स बना लीजिएगा, जैसा कि मैं आप लोगों को दिखा दूं। मैंने भी ये शॉर्ट में बनाए हैं, इसका भी मैं कॉपी आप लोगों को इसमें दिखा दूंगा। इसके बाद हम लोग इसको कैसे पढ़ाएंगे? तो सबसे पहले जो मैं कल से स्टार्ट करूँगा वह है लिमिटेशन एक्ट या परिसीमा अधिनियम 1963, क्योंकि यह सबसे माइनर एक्ट है, सबसे छोटा एक्ट है। इसे कितने भागों में? 5 भागों में, और टोटल 32 सेक्शन है, जिसमें 32 हमें पढ़ने नहीं है क्योंकि उसको रिपील कर दिया गया है। तो इसे 5 भागों में विभाजित किया गया है। तो सबसे पहले हम लोग इसको पार्ट वाइज ही डिवाइड करेंगे। पार्ट फर्स्ट या भाग 1 में क्या है? प्रारंभिक, इसे 2 सेक्शन, सेक्शन 1 से लेके सेक्शन 2, 2 सेक्शन में। इसके बाद भाग 2 स्टार्ट होता है। भाग 2 में हमारा क्या है? वादों, अपीलों और आवेदनों की परिसीमा, कि यदि कोई वाद हमें दायर करना है, या फिर कोई अपील दायर करनी है, या फिर कोई आवेदन लगाना है किसी भी मैटर से संबंधित, तब हम लोग क्या करेंगे? ऐसा कि भाई आज यदि किसी व्यक्ति का विवाद है और वह 6 साल बाद किसी पे केस फाइल करे, तो क्या यह सही रहेगा? तो इसलिए लॉ में यह एक्ट इसी वजह से लाया गया है, परिसीमा अधिनियम, कि जितना भी समय निकल गया है तो एक टाइम ड्यूरेशन रहेगा, टाइम पीरियड रहेगा, जिसके अंतराल में ही कोई व्यक्ति वाद ला सकता है, कोई अपील कर सकता है। और यदि वह समय निकल गया है तब उसके बाद किन परिस्थितियों में वह बात ला सकता है। तो यह समस्त चीज़ें भाग 2, वादों, अपीलों और आवेदनों की परिसीमा, कि भाई किसके लिए कितना समय निर्धारित है, वह इसमें बताया गया है। भाग 2 सेक्शन 3 से लेकर सेक्शन 11 तक। अब हम लोग आते हैं भाग 3 में। तो भाग 3 में है परिसीमा काल की संगणना, कि परिसीमा काल है जो लिमिटेशन पीरियड है उसको कैसे काउंट किया जाएगा। तो यह भाग सेक्शन 12 से सेक्शन 24 तक है, कि यदि सपोज़ 3 महीने का किसी के पास समय है कि वो 3 मंथ में ही केस फाइल करा, तो उसमें 3 मंथ कौन कौन से दिन उसमें काउंट किए जाएंगे। तो संडे हमारा छोड़ दिया जाएगा। तो यह समस्त चीज़ें जो हैं, या कोर्ट न्यायालय जब बंद है, नेशनल हॉलीडे है उस समय कोर्ट बंद रहेगा,
तो उसको भी इस 3 मंथ में काउंट नहीं किया जाएगा। तो यह टाइम मिल जाएगा आवेदक के लिए, एप्लीकेंट के लिए। तो यह हम देखेंगे परिसीमा काल की संगणना भाग 3 में, कितने, सेक्शन 12 से सेक्शन 24 तक। उसके बाद बात करते हैं हम लोग भाग 4 की। तो कब्जे द्वारा स्वामित्व का अर्जन, कि यदि किसी व्यक्ति द्वारा, सपोज़ यह बुक है मेरा, परिसीमा अधिनियम है, यह बुक मेरे पास 10 साल से है, तो लॉ में एक प्रोविज़न ऐसा कि किस संपत्ति के लिए या किस चल अचल संपत्ति के लिए कितना समय निर्धारित किया गया है कि यदि वह संपत्ति इतने समय तक किसी के कब्जे में है तो वह उसका स्वामित्व कब अर्जित कर लेगा। यह भाग 4 में बताया गया है। इसमें सिर्फ 3 सेक्शन है, सेक्शन 25, सेक्शन 26, सेक्शन 27। इसके बाद आते हैं हम लोग भाग 5, मिसलेनियस, प्रकीर्ण, भाग 5 सेक्शन 28 से सेक्शन 31 तक। तो इस तरीके से हम लोग आगे पढ़ेंगे, इस सेक्शन वाइज हम लोग देखेंगे। इसकी भी मैं फ़ोटो आपको इसी वीडियो में लगा दूंगा। तो हम लोगों को अभी क्या करना है, एक हमारा टाइम फिक्स करना है कि हमें किस समय क्या क्या पढ़ना है। जैसे अभी मैं आप लोगों को बता दूं, मैं सिर्फ़ और सिर्फ यह लिमिटेशन एक्ट हो गया है हमारा, और इसके बाद एक मैंने मेजर सब्जेक्ट उठाया है एविडेंस। सिर्फ 2 सब्जेक्ट ही पढ़ूंगा। लिमिटेशन एक्ट ऐसा है कि यदि आप 2 दिन अच्छे से पढ़ते हैं तो 2 दिन में आपका कंप्लीट हो जाएगा। और क्षेत्रपाल का जो बेयर एक्ट है हमारा, इसमें लास्ट में ऑब्जेक्टिव भी दिए हैं। तो हमें कोशिश करनी है कि जैसे ही हम बेयर एक्ट कंप्लीट करते हैं, जैसे ही हम लोग सेक्शन ख़त्म करते हैं, या जितना भी पोर्शन हम लोग कंप्लीट करते हैं, स्टडी करते हैं, उसके बाद हम लोग वह सेक्शन ज़रूर पढ़ें। उस सेक्शन को पढ़ के ऑब्जेक्टिव जो हैं उन ओटी पे काम कर रहे हैं। उस ऑब्जेक्टिव में देखें हम लोग कि इसमें हम कितने बन रहे हैं हम पे ओटी, या कितने नहीं बन रहे हैं। सही गलत जो भी हैं वह हमें देखना है और ओटी पे ही काम करना है, क्योंकि यह प्री है, पूरा ऑब्जेक्टिव टाइप हमारा पैटर्न रहता है इसमें। तो कोशिश करनी है कि हम लोग 3 महीने में, मतलब सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 3 महीने में 12 जो सब्जेक्ट हैं वह पूरे एक बार तो कम से कम कंप्लीट करें। उसके बाद हम लोग रिवीजन चालू करें। और एक बात और बोलूँगा मैं आप लोगों से कि जितने भी सब्जेक्ट आप लोग स्टडी कर रहे हैं उनके आप नोट्स ज़रूर बनाते जाएं, और नोट्स ऐसे बनाएं आप कि आपको वो एक ही बार देखो और उसके बाद एग्ज़ाम हॉल तक में आपको याद आए कि यार उस पेज पे वो लिखा था। जो मेन चीज़ें हैं, हमारे मेन जो क्वेश्चंस हैं जो बनते ही हैं, उन पे आप बिल्कुल फोकस करो, उसको हाईलाइट करो। और लिमिटेशन परिसीमा अधिनियम 1963 है, इससे संबंधित जो भी आपके क्वेश्चन रहे हैं वह आप हमें कमेंट बॉक्स में जाके ज़रूर बताएं, उनका जवाब मैं आपको पक्का दूंगा। और इसके बाद आप लोग मेहनत करें और जितना हो सके उतना समय दें अभी, क्योंकि बहुत कम समय बचा हुआ है हम लोगों के पास सिविल जज की तैयारी के लिए। तो बेस्ट ऑफ लक गाइस। और कल से हम लोग लिमिटेशन स्टार्ट करेंगे। लिमिटेशन एक्ट जो है कल से केवल उसी पे फोकस करेंगे, और उसके बाद मैं स्टार्ट करूँगा एविडेंस एक्ट। तो आप लोगों को पूरा सहयोग देना है। और वीडियो यदि अच्छी लगती है तो प्लीज़ शेयर करें। और शेयर करने के लिए मैं सिर्फ इस वजह से बोलूँगा आपको, क्योंकि नॉलेज जिसको भी मिलनी चाहिए उसको मिलते जाए, ताकि वह मोटिवेट हो। और यह मत सोचा करो कभी, मतलब यह सोचना ही नहीं है कि हमारा कंपटीशन बढ़ेगा। आप जो पढ़ रहे हो वह दूसरे लोगों से भी शेयर करो। इससे क्या होगा, दूसरा व्यक्ति भी आपसे कुछ क्वेश्चन पूछेगा, उसको जो भी डाउट रहेगा, हो सकता है वही डाउट हमें एग्ज़ाम में मिले। तो इसलिए नॉलेज जितना आप शेयर करोगे उतना आपका बढ़ेगा। इसलिए बिल्कुल ईमानदारी से पढ़ाई करो, और जितना हो सके उतना लोगों से शेयर करो उसको, लॉ स्टूडेंट से हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।